स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हम पढ़े थे एंग्लो मराठा वार के बारे में। हम लोग मराठास के बारे में पढ़े, द मराठा कॉन्फेडरेसी। ओके, तो मराठा कहीं ना कहीं आते आते बहुत सारे उनकी लड़ाई हुई अंग्रेज के साथ, बट एक इम्पोर्टेंट टर्म बन जाता है जब हमारे देश में फर्स्ट टाइम के लिए यूरोपियन आते हैं। यूरोपियन के पहले तो इसके पहले बहुत लोग आए हैं, जैसे अफगानी रूलर्स आते हैं, ठीक है, बट यूरोपियंस आते हैं ट्रेड के लिए। पहले क्या होता था, ये लेट अस कंसीडर हियर कि ये अपना एशिया राज्य है, ठीक है, ये अपना एशिया राज्य है कुछ इस प्रकार, एंड इधर आपका यूरोपियन नेशन है, इधर से आपका रेड सी रहता है। तो पहले का जो ट्रेड होता है वो लैंड रूट पे होकर के कहीं कहीं इंडिया तक आता है, देन ये वाला रूट चाइना तक भी जाता है। इसको कहा था सिल्क रूट, बहुत फेमस रूट था उस टाइम, ठीक है। बट अरेबियंस के कैप्चर के बाद जब अरब्स जीत गए यहाँ पे रीजन में, ठीक है, तो वो यूरोपियंस का और इंडियंस का ये जो ट्रेड था ये ट्रेड बंद हो गया, क्योंकि बीच में अरेबियन से कैप्चर हो गया। कैप्चर होने के बाद ये बहुत ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिए, ठीक है, तो जो भी वो रास्ता से जा रहा था ये टैक्स ले रहे थे। इसीलिए यूरोपियंस सोचे कि थोड़ा सा हम लोग नेविगेट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इधर उधर घूमते हैं, थोड़ा भटकते हैं, थोड़ा देखते हैं कि और कोई रूट है क्या अल्टरनेट का, ठीक है। तो यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं रीजन अपना रूट, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है आपका यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है। तो यहाँ से रूट होकर के वो धीरे धीरे यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे पहुंचते हैं किसके पास, इंडिया के पास। तो ऐसा वॉयज मूव करने वाला कौन था, वो था पोर्तुगीज। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास में पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, डेनिश एंड फ्रेंच के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पोर्तुगीज से। द केप रूट माने ये जो एरिया था आपका दोस्तों अफ्रीका वाला, ये जो डाउन एरिया था, ये वाला रीजन जो था ये केप ऑफ गुड होप कहा जाता था। तो ये वाला जो रूट डिस्कवर किया गया यूरोप टू इंडिया, ये डिस्कवर किया गया था वास्को डा गामा द्वारा, ठीक है। तो पहले तो वो आए और उनको कैलिकट के एक हिंदू रूलर थे जमोरिन, ठीक है, जमोरिन उनको रिसीव करते हैं, रिसीव करके कहते हैं स्वागत करते हैं उनका। तो क्योंकि पहले से ही हमारे भारत देश में चलता है अतिथि देवो भव, ठीक है, तो अतिथि का सत्कार करके दे वेलकम किसको, वास्को डा गामा। और वास्को डा गामा 1498 में पहुंचते हैं। उसके बाद वो अपना एक पहला ट्रेडिंग स्टेशन में यू कैन से इट इज अ ट्रेडिंग पोर्ट, ठीक है। तो वो पहले ट्रेड करने के लिए एरिया कुछ लगाते हैं कैलिकट, कोचीन एंड कन्नौर में। कोचीन पोर्तुगीज का अर्ली कैपिटल था, बट बाद में उन्होंने उसको लेटर ऑन गोवा में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। वास्को डा गामा जाते हैं वहां पे यूरोप पे, फिर रिटर्न जाते हैं। यूरोप पे रिटर्न लेके जाते हैं बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा तो नहीं, स्पाइसेस, ठीक है। और वो स्पाइसेस से वो बहुत काफी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, काफी ज्यादा। तो ये चीज बाहर ही फैलता है। अब पोर्तुगीज का जो कंपनी था, पोर्तुगीज का कंपनी वास्को डा गामा के बाद भेजती है किसको, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये भी पहला फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज है, ठीक है। तो उनको 1505 से 1509 में उनको भेजा गया रहता है और ये इंट्रोड्यूस करते हैं द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। ब्लू वाटर का पॉलिसी के हिसाब से इंडिया का जो रीजन है दोस्तों, इंडिया का जो ये जो आपका श्रीलंका एंड ये जो रीजन है उसके बाहर में समंदर जितना दिख रहा है, ये लोग पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर में समंदर में अगर कोई भी विपरीत सेना का जहाज दिखे या फिर कोई इंग्लिश का, कोई डच का, किसी का भी जहाज दिखे तो ये लोग अटैक करते थे तुरंत, और वो पोर्ट को इसी प्रकार से वो बचा लेते थे, ट्रेड को, ठीक है, वो अटैक कर लेते थे। इसी को पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर कहा गया है, जिसके अंतर्गत यही है कि आमने सामने जितने भी ब्लू नीला पानी है वो किसका है, वो अपना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड गवर्नर आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्कू, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं द पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। इसके हिसाब से पोर्तुगीजी रूलर्स है, पोर्तुगीज सबसे बड़ा है, एंड वो कैप्चर कर लेते हैं गोवा। बीजापुर का रूलर से वो गोवा कैप्चर कर लेते हैं, कब, 1510 में, ठीक है। फाइनली उनके बाद है निनोदा कुन्हा आते हैं, तो वो अपने कैपिटल को ट्रांसफर कर लेते हैं कोचीन से गोवा तक। तो कौन ये ट्रांसफर किए रहते हैं कोचीन से गोवा, निनोदा कुन्हा, ठीक है, निनोदा कुन्हा। एंड एक्वायर्ड ड्यू एंड बासिन, बहादुर शाह ऑफ गुजरात से उनको ड्यू एंड बासिन जैसी जगह भी वो अपना अंदर कब्जा कर लेते हैं। मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा, ये फेमस जिसुइट सेंट है, फ्रांसिस्को जेवियर अराइव्ड इन इंडिया विद हिम, ठीक है। तो ये दोनों लोग आते हैं, फ्रांसिस्को जेवियर एंड मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा। तो पोर्तुगीज का एक नियम रहता है
ठीक है, इनका डिक्लाइन क्यों होता है? पहला चीज तो ये बहुत रिलीजियसली बहुत ये कट्टर लोग थे, ठीक है। एक तो उनका रिलीजियन, वो सबके को ट्रांसफॉर्म करना चाहते टू क्रिश्चियनिटी, तो ये बहुत सारे मिशंस लाए, इधर उधर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए सोचे, ठीक है। बट तब कौन रूल कर रहा था उस टाइम पे? मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को परसुएड करना बहुत डिफिकल्ट होता था, तो इसीलिए पोर्तुगीज पावर को बहुत सारा डिक्लाइन मिला 16th सेंचुरी में। 1631 में उनसे हुगली छीन लिया गया था कासिम खान द्वारा, ठीक है। तो कासिम खान कौन था? अब मुगल राजा है, शाहजहां थे उस टाइम पे। तो शाहजहां जब रूल कर रहे थे मुगल साम्राज्य, उस टाइम पे वो दिल्ली में बैठे हुए थे गद्दी में, और अलग अलग स्टेट को गवर्न करने के लिए कासिम खान को भेजा गया था। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। कासिम खान को बंगाल भेजा गया था। बंगाल में ये अपना रूल कर रहे थे, चला रहे थे शासन, ठीक है। किसके नीचे? शाहजहां के नीचे। 1661 में पोर्तुगल गेव मुंबई टू चार्ल्स टू, ठीक है। तो एक शादी होने के बाद एक शादी होता है जिसमें कि पोर्तुगीज जो गवर्नर रहते हैं उनके बहन को वो दे देते हैं इंग्लैंड को, चार्ल्स टू को, एंड उसी के साथ उनको बॉम्बे भी दान में दे देते हैं। मराठास फाइनली कैप्चर करते हैं, ठीक है। बाजीराव वन जो है उनके अंडर सालसेट एंड बासन कैप्चर किया जाता है 1739 में, और फाइनली उनके पास गोवा, दीव, दामन कुछ रहता है। एक मिशन चलाया जाता है। कौन सा मिशन दोस्तों? वो नाम आप खोजिएगा एक बार। एक मिशन चलाया जाता है जिसमें कि 1961 में, ठीक है, वो देखिए आप 1961 मीन्स दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पोर्तुगीज जो रहता है इंडिपेंडेंस के बाद में भी वो इंडिया से जाने का नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो तो एक अलग मिशन चलता है, उसके बाद उनको भगाया जाता है पूरे दौड़ दौड़ के, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस 1961 में पोर्तुगीज से हम लोग को मुक्ति मिलती है। कब? गोवा, दीव, दामन। अभी भी देखेंगे आप गोवा में, तो गोवा कब में आपको पोर्तुगीज का कल्चर मिलेगा, ठीक है। देन डच फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एक कंपनी बनाती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी मार्च 602 को, ठीक है, विद पावर्स टू मेक वार्स, कंक्लूड ट्रीटीज, एक्वायर टेरिटरीज एंड बिल्ड फोर्ट्रेसेस। तो ये सारे पावर दिए गए हैं उनको इंडिया के लिए। कहीं पे भी हो जाइए, वो अपना ट्रीटी के हिसाब से वो अपना ये सारी चीज को करेंगे। डच अपना फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे बसाए थे? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टम, कराईकल, चिंसुरा, कसीम बाजार, बारानगर, पटना, बालासोर, नागापट्टनम एंड कोचिन। तो ये सारे एरिया में डच कब्जा किए थे। डच पोर्तुगीज को रिप्लेस करना चाहते थे, बहुत ज्यादा वो रिप्लेस किए, क्योंकि सबसे डोमिनेंट पावर यूरोपियन ट्रेड का हो गया था उनका, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया में। किसका? डच का। पुलिकट उनका मेन सेंटर था 1690 तक। उसके बाद नागापट्टनम उसको रिप्लेस कर दिया, नागापट्टनम उसका उनका कैपिटल बन गया। डच इंग्लिश को सब कुछ सौंप दिए। बैटल ऑफ बदेरा का फाइट हुआ, बैटल ऑफ बदेरा, एंड इन 1759 एंड डच अपना आप सब कुछ उनको सौंप दिए, ठीक है। डच के बारे में पढ़ लिए, पोर्तुगीज के बारे में पढ़ लिए, अभी पढ़ते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई थी 1599 में, ठीक है। तो 1600 में उनको चार्टर ग्रांट कर दिया था, और वो अपना निकल पड़े थे अपना टूर, किसको लेकर के? जॉन मिल्टनहम, ठीक है। वो 1599 में वो पहुंच गया रहता है लैंड रूट से होकर के, और वो ट्रेड करने के लिए 1600 में उनको मिलता है रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर जब मिलता है कि क्वीन द्वारा, ठीक है, क्वीन द्वारा रॉयल चार्टर मिलता है, तो ये सोचते हैं कि ठीक है अब तो चार्टर मिल गया। एक्चुअल में रॉयल चार्टर क्या है? ये चार्टर के हिसाब से जो कंपनी को दिया गया होगा वो चार्टर वही अकेले जाके ट्रेड कर पाएगा एक रीजन में, और उसको छोड़ करके उसका कंपटीशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही था। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, पॉपुलरली नोन एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्वी में बनी। कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर को कोर्ट को कि उन परमिशन थोड़ा दे दो भाई, अब थोड़ा सूरत में परमिशन दे दो। तो फरमान वॉज इशूड बाय जहांगीर फरमान इशू करते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम भी क्या याद रखोगे, ले जाओ जगह, तुम लोग ले जाओ अपना, वहां पे तुम लोग बनाओ अपना ट्रेडिंग सेंटर, और तुम लोग अपना फैक्ट्री बनाओ, ठीक है। तो फैक्ट्री मतलब क्या? जहाँ पे कुछ तैयारी हो, जहाँ पे कुछ बने, उसको फैक्ट्री जनरली हम आजकल कहते हैं। बट उस टाइम पे फैक्ट्री मीन्स रहता है जहाँ पे फैक्टर मीन्स जो इंग्लिश के जो लोग थे, अंग्रेज लोग थे, बड़े बड़े ऑफिसर थे, वो लोग जहाँ पे रहते हैं उसको फैक्ट्री कहा गया है, ठीक है। तो सूरत में बनता है उनका फैक्ट्री 1613 में। सर थॉमस रो आते हैं धीरे धीरे घूमते फिरते, वो जहांगीर कोर्ट में पहुंचते हैं 1615 में, ताकि वो ट्रेड एस्टैब्लिश कर पाए और भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चार्ल्स टू से बॉम्बे को कब्जा कर लेता है, एंड गैरल ऑन्गियर उनका फर्स्ट गवर्नर बनते हैं 1669 से 1677 तक। 1690 में जॉब चारनॉक सुल्तानती
में अपना एक फैक्ट्री बसाते हैं। ठीक है, जो सुल्तानती को अगर देखें तो उसका जो जमींदारी था सुल्तानती, कलिकता, गोविंदपुर, ये सारे ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। बाद में गांव पूरा उठते हैं, विलेजेस लेटर ग्रू इन द सिटी ऑफ कलकत्ता। तो यही जो एरिया था वो धीरे धीरे कलकत्ता में डेवलप हुआ। फैक्ट्री ऑफ सुल्तानती वाज फोर्टिफाइड। 1696 में वो फैक्ट्री को फोर्टिफाई किया गया और नया सेटलमेंट को नाम दिया गया फोर्ट विलियम इन 1700। 1694 में ब्रिटिश पार्लियामेंट पास किए थे बहुत सारा रिजोल्यूशन ताकि गिव इक्वल राइट्स टू ऑल इंग्लिशमैन टू ट्रेड। तो जहाँ पे इंग्लिश का बहुत सारा ट्रेड 1694 में मींस मोनोपोली था, वो वहां पे रिव्यू कंपनी बहुत सारे आए, जैसे इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। तो ये भी आए थे कब? 1698 में। फाइनली दोनों को मर्ज कर दिया गया 1708 में और उसको कहा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। तो जस्ट ये आपका प्री के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम में। ठीक है, और किसी में ये सब इतने नहीं आएंगे। न्यू कंपनी 1858 से एग्जिस्ट करते रही। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देखें तो कॉलवर्ट द्वारा वो स्टार्ट होता 1664 में। पहला फ्रेंच फैक्ट्री हमको सूरत में मिलेगा फ्रैंको एस्कारन द्वारा। एक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में मिलेगा 1669 का। फ्रेंच पावर जो है वो इंडिया में लेनोयर एंड डुमास आने के बाद वो बढ़ता है और वो कैप्चर करते हैं माहे, मालाबार, यानम, कोरोमंडल, करैकल इन तमिलनाडु। ठीक है, तो डुप्लेक्स के आने के बाद फ्रेंच का जो गवर्नर है वहां से हम लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश और फ्रेंच का कॉन्फ्लिक्ट अब उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। उसको कहा जाता है कर्नाटिक वार्स। ठीक है, कर्नाटिक वार्स रिजल्टिंग इन फाइनल डिफीट इन इंडिया। तो फाइनली उनका डिफीट हो जाता है। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट होता है। पहला एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट होता है फ्रेंच besieged मद्रास एट सेंट थॉम बैटल द नवाब ऑफ कर्नाटिक्स आर्मी वाज डिफीटेड बाय फ्रेंच अंडर। तो ये है इंग्लिश और फ्रेंच का। तो पहला वार में क्या होता है? द बैटल ऑफ द नवाब ऑफ कर्नाटिक आर्मी वाज डिफीटेड बाय फ्रेंच। तो नवाब ऑफ कर्नाटिक आर्मी, कर्नाटिक का जो नवाब थे उस टाइम पे, कर्नाटिक मींस आपका एमपी और हैदराबाद, ये जो रीजन था कर्नाटिक रीजन, एक्चुअली आपका आएगा उसमें एमपी महाराष्ट्र वाला रीजन, उसमें फ्रेंच हरा देते हैं। ठीक है, डुप्लेक्स किसको हरा देते हैं? उस नवाब को। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपेल साइन होता है जिससे कि ऑस्ट्रियन सक्सेशन एंड फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार खत्म हो जाती है। सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार, अभी क्या होता है दोस्तों, ये लोगों का इंग्लिश का और फ्रेंच का ये सब का पॉलिसी एक ही तरह का थे। हारेंगे फिर हम लोग लड़ेंगे और एक युद्ध, फिर हारेंगे लड़ेंगे। जब हारने वाला फेज आएगा तब ट्रीटी साइन कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें भी बच जाएंगे। देन होता है अपना सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार जिसमें ड्यूप्लेक्स अलाइंड विद मुजफ्फर जंग, हैदराबाद के मुजफ्फर जंग के साथ या फिर निजाम उल मुल्क जिसको कहा गया उनके साथ वो अलाइन कर जाते हैं और चंदा साहिब के साथ, और उसके बाद वो युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, पहले तो युद्ध ठीक चलता है, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लिश के हैं, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। तो ये फ्रेंच का दूसरा हार रहता है, सॉरी ये फ्रेंच का पहला हार रहता है। उसमें तो पहला वाला में इंग्लिश हारते हैं, सेकंड वाला में इंग्लिश जीत जाते हैं और फ्रेंच हार जाते हैं। पौंडीचेरी ट्रीटी ऑफ गोडेहू भी साइन होता है इसमें। देन थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार, फ्रेंच काउंट द लैली। ठीक है, ये काउंट द लैली जो है ये कैप्चर करते हैं फोर्ट सेंट डेविड को। फ्रेंच को वांडीवास में हरा दिया जाता है और ये बहुत बड़ा हार रहता है उनके लिए। उनको उसके बाद उनका सारा चीजों को देना पड़ जाता है एंग्लो के लिए, एंग्लो इंडियंस को, मींस अंग्रेज को। ट्रीटी ऑफ पेरिस वहां पे साइन होता है एंड देन फाइनली थर्ड एंड फाइनल एंग्लो फ्रेंच वार जो है वो भी खत्म हो जाता है। पौंडीचेरी फ्रेंच आर्मी को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग इसमें देख लें किस तरह से पोर्तुगीज, डच, ब्रिटेन, इंग्लिश प्लस आपका फ्रेंच, एंग्लो, हाँ डच, डेनिश, ये सब कोई इधर कैसे आए थे, किस प्रकार से ये इंडिया में आए एंड देन अपना ट्रेडिंग सेंटर्स धीरे धीरे एस्टैब्लिश किए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।